nature, God spared my life for a reason, to restore America to greatness. Together we can truly make America great again. नौ साल से ये चेहरा लगातार चर्चा में बना हुआ है। नाम है डोनाल्ड जॉन ट्रंप। कौन है ये शख्स जो विरासत में मिले रियल एस्टेट के कारोबार को बहुत ऊपर लेकर चला जाता है? एक कारोबारी या एक टीवी होस्ट? You're fired. You're fired. You're fired. एक WWE रेसलर या एक राजनेता? When Donald Trump and all the Trumpomaniacs run wild on you, brother. कौन है डोनाल्ड जे ट्रंप जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते हैं तो तूफान खड़ा कर देते हैं? अचानक राजनीति में आए और सीधे 2016 में राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। The President-elect of the United States of America, Donald Trump. 2017 में बन जाते हैं अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति। आते ही मुस्लिम बहुल 7 देशों पर ट्रैवल बैन लगा देते हैं। मेक्सिको और यूएस के बीच की दीवार को और बढ़ा देते हैं। क्लाइमेट चेंज रेजोल्यूशन से अमेरिका को अलग कर देते हैं। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को खत्म कर देते हैं और चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर देते हैं। ट्रंप के अतरंगी फैसले अभी दुनिया में हलचल मचा रहे होते हैं कि तभी कोरोना वायरस का आतंक फैलता है और अचानक दुनिया भर में दहशत मच जाती है। कोरोना वायरस की त्रासदी को बड़ा नहीं मानते, WHO से भिड़ जाते हैं और मौत के आंकड़े बढ़ने लगते हैं तो इराक में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार देते हैं। ईरान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नेता जो अनुभवी नहीं है, जिन्होंने राजनीति में समय नहीं बिताया, लेकिन जब राष्ट्रपति की कुर्सी मिलती है तो ऐसे फैसले लेते हैं कि कोई सोच नहीं सकता। और जब कुर्सी चली जाती है तो उनकी शह पर ऐसा कारनामा हो जाता है कि किसी ने भी सोचा नहीं था। सवाल फिर वही है कि आखिर ये डोनाल्ड जे ट्रंप हैं कौन? 2024 में वो फिर जीत जाते हैं, फिर राष्ट्रपति की कुर्सी मिल जाती है और उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा ब्लंट नजर आते हैं। मतलब कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। They got all of their income from Venezuela. We need Greenland. Not happy with what Putin's doing. He said I stopped 7 wars. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. You have to put out this cancer. It's a cancer. अब सवालों का पुलिंदा है। क्या दुनिया सच में डोनाल्ड ट्रंप को जानती है? आखिर कैसे वो इतने कठोर फैसले लेते हैं? आखिर किस बिना पर अलबेले कदम उठा लेते हैं? क्या ट्रंप को हर एक एक्शन का रिजल्ट पता है? क्या ट्रंप को पता है कि क्या होने वाला है? क्या ट्रंप को आने वाला समय दिखता है? क्या ट्रंप एक टाइम ट्रैवलर है? जो अभी अभी आपने देखा, उसी की परतों को हटाने और जमी धूल को साफ करने के लिए वक्त में इतना पीछे आए हैं। 21वीं सदी में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पागलपन से भरे लगते हैं, एक बेकाबू नेता का खौफनाक खेल लगता है। लेकिन अगर यह सोची समझी स्क्रिप्ट हो तो एक एक करके समय के पन्नों को पलटेंगे, जिनको जब जोड़ा जाता है तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो इशारा करने लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रोनोनॉट के कमांडर हैं, यानी काल यात्रा के कमांडर। कहानी की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में होती है। अमेरिका में इंगरसोल लॉकवुड नाम के एक वकील और लेखक थे। 1889 और 1893 में उन्होंने बच्चों के लिए 2 नॉवेल लिखे। इन किताबों के मुख्य किरदार का नाम था विल्हेम हेनरिक सेबेस्टियन वॉन ट्रंप, जिसे पूरी किताब में लिटिल बैरन ट्रंप कहा गया है। ये नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे छोटे बेटे का नाम भी बैरन ट्रंप ही है। अब जरा देख लीजिए, चेहरों को भी मिला लीजिए।
डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का चेहरा आखिर इस हद तक उस तस्वीर से कैसे मेल खा सकता है जिसे 19वीं सदी में बनाया गया? नाम भी हूबहू वही, लेकिन कहानी सिर्फ नाम पर खत्म नहीं होती। किताब में जिस बैरन ट्रंप के बारे में लिखा गया है वो एक बहुत बड़े और शानदार महल में रहता है जिसका नाम कैसल ट्रंप है। आज की दुनिया में इसे न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू पर मौजूद ट्रंप टावर से जोड़कर देखा जा सकता है। अब जरा एक और पहलू को देखिए। किताब में इस लड़के का एक गुरु है जिसे डॉन फम कहा गया है। डॉन को डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ा जाता है और डॉन नाम का वो गुरु कहानी के बैरन ट्रंप को एक पुरानी पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट देता है और उसे दुनिया के भीतर मौजूद एक और दुनिया का रास्ता खोजने के लिए कहता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह रहस्यमयी पोर्टल खोजने के लिए वो लड़का उत्तरी रूस का सफर तय करता है। याद कीजिए 2016 का अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन और उसमें रूस की दखलंदाजी का पूरा विवाद, ये सब उसी किताब की कहानी से मेल खाता हुआ दिखता है। लेकिन लॉकवुड की असली भविष्यवाणी 1896 में आई। उनकी किताब 1900 आर द लास्ट प्रेसिडेंट में छिपी है। इस किताब में लिखा है कि न्यूयॉर्क शहर का एक पॉपुलिस्ट यानी एक लोकप्रिय आदमी अचानक अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है। किताब से ये मैच करता है। वो किताब जो भविष्यवाणी की एक घटना की बात करती है और वो सच हो जाती है। इतना ही नहीं, लॉकवुड की किताब में एक और दर्ज बात भी सटीक साबित हो जाती है। उनकी किताब 1900 आर द लास्ट प्रेसिडेंट में आगे लिखा है कि उस लोकप्रिय आदमी के चुनाव जीतने के बाद पूरे न्यूयॉर्क में दंगे भड़क उठते हैं और प्रदर्शनकारी 5th एवेन्यू पर मौजूद एक बड़े होटल की तरफ मार्च करते हैं। अब किताब में कही तमाम बातों में इत्तेफाक को जोड़ते चलते हैं। एक पॉपुलिस्ट का अचानक राष्ट्रपति बनना, न्यूयॉर्क में दंगा होना, 5th एवेन्यू की तरफ लोगों का मार्च करना, और तो और किताब में दर्ज है कि उस पॉपुलिस्ट राष्ट्रपति के कैबिनेट में कृषि मंत्री होते हैं लाफे पेंस। और सोचिए 1896 में बैठे एक लेखक को कैसे पता चला कि 120 साल बाद ट्रंप नाम के एक राष्ट्रपति होंगे और उनकी टीम में एक पेंस नाम के व्यक्ति होंगे, माइक पेंस, जो उपराष्ट्रपति थे। ये किताब की बात हुई। साल 1920 में चार्ल्स ए डेलशाउ नाम के एक आर्टिस्ट ने कुछ बेहद रहस्यमयी पेंटिंग्स बनाई और इस पेंटिंग में एक बार फिर नाम आता है ट्रंप का। वो ट्रंप नाम जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में लाइसेंस करा लिया था और दुनिया भर में उनके कारोबार में यही ब्रांड नेम दिखता है। फिलहाल उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग को भी नाम दिया जाता है ट्रंपिज्म। देखिए, ये है वो चार्ल्स ए डेलशाउ की पेंटिंग जिसमें एक एडवांस एयरशिप को दिखाया गया है और जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में ट्रंप लिखा है। गौर करिए कि चार्ल्स ए डेलशाउ सोनोरा एरो क्लब नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे जो एंटी ग्रेविटी फ्यूल से चलने वाली एयरशिप डिजाइन करती थी। और उसी से जुड़ी इस पेंटिंग में ना सिर्फ ट्रंप लिखा हुआ है बल्कि इस एडवांस एयरशिप की पेंटिंग पर 4599 भी लिखा है। और जोड़कर देखें तो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति कौन थे? जी हां, डोनाल्ड ट्रंप। अब जरा ये भी देख लीजिए, इस पेंटिंग में देखिए कौन इस शिप को चला रहा है। पेंटिंग में एक ऐसे शख्स को दिखाया गया है जिसके बाल ब्लॉन्ड हैं, ठीक वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बाल हैं।
अब आते हैं आधुनिक युग के सबसे बड़े संकेत पर, द सिम्पसंस, एक अमेरिकी एनिमेशन कैरेक्टर जिसका पहला एपिसोड 1989 में प्रसारित हुआ और लोगों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ। एक अमेरिकी फैमिली का कॉमिक ड्रामा जो लोगों को हंसाता है। इसमें साल 2000 में प्रसारित हुआ एक एपिसोड बैक टू द फ्यूचर, और इसमें जो बात कही जाती है वो अचंभित कर देती है। द सिम्पसंस के बैक टू द फ्यूचर में दिखाया गया कि लिसा सिम्पसन अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं और कहती हैं, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप से विरासत में एक बहुत बड़ा बजट क्रंच मिला है। As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. ये आश्चर्य की बात है, 16 साल पहले एक टीवी शो का ये बताना कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या ये टाइमलाइन में हुई छेड़छाड़ का एक सबूत है? समय पलटते हैं और आज के वक्त में जो हालात दिखते हैं उसे देखते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। ईरान पर हमला, एक ऐसे देश के साथ युद्ध को शुरू करना जिससे तत्कालिक तौर पर अमेरिका को कोई खतरा नहीं, लेकिन इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। सवाल है कि क्या ट्रंप ने इतना बड़ा रिस्क किस आधार पर ले लिया? क्या उन्होंने इसके परिणाम को पहले ही देख लिया है? ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। दुनिया का कोई भी राजनेता इस तरह का फैसला करने से पहले 100 बार सोचेगा, सलाहकारों से बात करेगा, अपनी सरकार और आवाम को भरोसे में लेगा। एक ऐसे युद्ध में कूदना या उसे शुरू करना जो अमेरिका का है ही नहीं या अमेरिका का कोई इससे लेना देना ही नहीं, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का फैसला क्यों किया? ईरान पर हमला न करने की कई वजह हैं और करने की जो वजह है वो कोई खास नहीं। दोनों को समझते हैं और सवाल करते हैं कि क्या ट्रंप को कुछ और दिख रहा है जो किसी और को नहीं दिखाई दे रहा? ईरान से अमेरिका को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था, यानी हमला करना मुफीद नहीं था। इजराइल और खास तौर पर नेतन्याहू की ओर से दबाव था। तो क्या इस दबाव में हमला किया? परमाणु मसले पर अमेरिका ईरान में बातचीत चल रही थी, यानी बात से बात बन रही थी। फिर हमला क्यों? एप्स्टीन फाइल में ट्रंप पर गंभीर आरोप लग रहे थे। तो क्या युद्ध इसीलिए छेड़ा कि एप्स्टीन वाले मसले को दबाया जा सके? एक युद्ध में उतरने का मतलब अर्थव्यवस्था को चोट है। पहले से अमेरिका बाहरी मसलों का बोझ उठा रहा है। और फिर एक और जोखिम क्यों? ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका था। तो क्या ये युद्ध परमाणु खतरे को देखकर किया गया? हालांकि इस दावे में दम नहीं है। ईरान पर हमले का मतलब था पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और हितों को चोट पहुंचाना। ये महंगा सौदा है, या वजह ये थी कि खामनेई शासन के खिलाफ लोग खड़े हो रहे थे और उन्हें कुचला जा रहा था। हालांकि ये आंतरिक खतरा अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पैदा हुआ था। पश्चिम एशिया में युद्ध का मतलब पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मंदी को न्योता देना। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिस्क लिया क्यों? क्या ट्रंप वो देख पा रहे हैं या देखा हुआ है जो कोई नहीं देख पा रहा? एक के बाद एक अलग अलग देशों की संप्रभुता पर हमले क्यों कर रहे हैं ट्रंप? ईरान से पहले वेनेजुएला, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी, अगला नंबर क्यूबा का, कोलंबिया और स्पेन को धमकी, कनाडा को हासिल करने की बात, और यहां तक कहना कि मनरो डॉक्ट्रिन के मुताबिक काम करना है। 2
दिसंबर 1823 को अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मनरो ने एक नीति का ऐलान किया था। यह नीति कहती है कि कॉलोनियां बनाने वाले अमेरिका को नीति बनाना नहीं सिखाते। उनके सिद्धांत के मुताबिक अमेरिकी क्षेत्र यानी दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मसलों में यूरोप के दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही सोच डोनाल्ड ट्रंप की है और वो अब मनरो डॉक्ट्रिन को डॉनरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं। Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Monroe Document. I don't know. सोच कर देखिए, आज जो ट्रंप लैटिन अमेरिकी देश पर हक जमा रहे हैं, कहीं वही 1823 में उस सिद्धांत को बनाने वाले तो नहीं थे जिसे जेम्स मनरो ने अपने भाषण में सुनाया और फिर करीब एक दशक बाद उसे नाम मिला मनरो डॉक्ट्रिन। ये वो डॉक्ट्रिन है जो यूरोप को अमेरिका से अलग कर देता है। और डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर गौर करिए जो उन्होंने ईरान के साथ हुए जंग के बाद दिए। सीधा नेटो और यूरोपियन यूनियन और उन गठबंधनों को एक तरह से तोड़ने की धमकी जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। So, I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test, because we don't need them, but they should have been there. कहीं ट्रंप ने भविष्य की बदलती दुनिया तो नहीं देख ली है जिसमें मुल्कों के गठबंधन की जरूरत नहीं, जिसमें चीन और भारत जैसे एशियाई मुल्क एक चुनौती बन सकते हैं। तकनीक की क्रांति मुहाने पर है और ट्रंप क्या ये देख चुके हैं कि रिसोर्सेज पर अधिकार से ही बादशाहत कायम होगी। Understand, we charge them almost nothing for years and years and decades and billions of dollars from China in tariff. To impose a 10% global tariff, they're ripping us off and they understood it. अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और फैसला जो मौजूदा समय के वैश्विक बाजार में शायद ही किसी देश का राजनेता सोच भी सकता है। एक साथ दुनिया के अमूमन सभी देशों के साथ ट्रेड वॉर शुरू करना। पहले कार्यकाल में चीन से ट्रेड वॉर की और फिर दूसरे कार्यकाल में एक साथ सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का फैसला ले लिया। 7 years ago when I came in, we started with China in charge. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand, and the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe. ट्रेड वॉर से अमेरिका को शुरुआत में नुकसान हो रहा था। टैरिफ को लेकर दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की अर्थशास्त्रियों ने मजम्मत की। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया, लेकिन ट्रंप अपने फैसले पर टिके रहे जैसे उन्हें परिणाम पता था और हुआ भी वही। उन्होंने टैरिफ लगाकर भी अधिकतर देशों के साथ रिश्ते ठीक रखे और अमेरिका को वित्तीय तौर पर फायदा पहुंचाया। तो क्या ट्रंप एक टाइम ट्रेवलर हैं जिन्हें ये सब पहले से पता है? तभी तो अमेरिका के लिए नेटो को वन वे स्ट्रीट कहते हैं। सभी सिस्टम और संधियों को तोड़ने की ओर बढ़ते दिख रहे हैं जो भविष्य में अमेरिका को एक कमजोर टाइमलाइन की तरफ धकेल सकती है। उनके सैन्य हमले अभी नुकसानदायक नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ये वेल कैलकुलेटेड तो नहीं है? कहीं ये उस अलायंस को तोड़ने की कोशिश तो नहीं जिसमें चीन, रूस और ईरान अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं? क्या ट्रंप ने भविष्य देखा है जहां जंग हथियारों से कम संसाधनों, खनिजों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा लड़ी जाएगी? एक बार फिर हम टाइमलाइन में पीछे आए हैं और साल 1920 की चार्ल्स ए डेलशाउ पेंटिंग्स को देखते हैं जिसमें एक एयरशिप पर बड़ा बड़ा ट्रंप लिखा है, जिसे ट्रंप जैसे एक पायलट चलाते हुए दिख रहे हैं। और यह भी याद करिए कि 1893 में छपी किताब लिटिल बेरन ट्रंप में डॉन एक दूसरी दुनिया खोजने का टास्क देता है।
अब इसे आज के डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से जोड़ते हैं तो पता चलता है कि एयरशिप से लेकर स्पेसशिप और अब दूर अंतरिक्ष में इंसानों के लिए एक नया घर खोजने की कोशिश कहीं ना कहीं ट्रंप से जुड़ती दिख रही है। आज एलन मस्क, वही एलन मस्क जो ऑस्ट्रेलियन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के सिद्धांतों, अतरंगी प्रयोगों और अल्टरनेटिव करंट के आविष्कार से प्रभावित हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में शामिल हैं, जो टेक और स्पेस में वो काम कर रहे हैं जिसे नासा और तमाम एस्ट्रो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने करने से मना कर दिया था। वो अब रीयूजेबल रॉकेट पर काम कर रहे हैं। जाहिर है एक क्रोनोनॉट कमांडर यानी काल यात्री कमांडर अकेला काम नहीं कर सकता, उसे टीम चाहिए। और यहां सबसे बड़ा नाम सामने आता है एलन मस्क का, जो ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि स्पेस के प्रोजेक्ट तक में पागलपन की हद तक जाकर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तमाम असफलताओं के बाद भी एलन मस्क को पता है कि आने वाले कुछ ही सालों में इंसान चांद पर बनी कॉलोनी में रहेगा और फिर मंगल पर अपना नया घर बनाएगा। सवाल यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्य देखा है और उन्हें पता है कि आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी को छोड़ना जरूरी है, और इसीलिए उनके इस प्रोजेक्ट में वो अपने जैसा ही निडर और पागलपन की हद तक जाने वाला एक पार्टनर साथ लेकर चल रहे हैं। एलन मस्क जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए ट्रंप कार्ड थे, और जब डोनाल्ड दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो दोनों ने मिलकर के एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE शुरू किया। क्या इस डिपार्टमेंट का मतलब सरकार को एक गेम की तरह हैक करना है और टाइमलाइन को पूरी तरह से कंट्रोल करना है? साल 2020 में प्रेसिडेंट ऑफिस छोड़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास में एक नई सैन्य शाखा का निर्माण किया जो दुनिया में कहीं नहीं है। उन्होंने स्पेस फोर्स का गठन किया। अगर इन सभी तारों को जोड़ें तो ऐसा लगता है कि ट्रंप को यकीन है कि भविष्य में अंतरिक्ष अपना घर होगा, जहां एक सेना की भी जरूरत होगी जिससे न सिर्फ एलियन खतरों से निपटा जा सके बल्कि पृथ्वी से मिलने वाली चुनौतियों को भी कुचला जा सके। I'm hereby directing the Department of Defense and Pentagon to immediately begin the process necessary to establish a space force. अब एक साथ कड़ियों को जोड़ते हैं। 1893 की किताब में बैरन ट्रंप को दूसरी दुनिया खोजने का टास्क देना, 1920 की एयरशिप की पेंटिंग पर ट्रंप का नाम लिखा होना, एंटी ग्रेविटी थ्योरी देने वाले निकोला टेस्ला को गुरु मानने वाले का आज के समय में ट्रंप के साथ जुड़ना, ट्रंप का स्पेस फोर्स का गठन करना और एलन मस्क का स्पेस में इंसानों के लिए नया ठिकाना तलाशना। क्या नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को सब पता है और उन्होंने टाइमलाइन में इधर से उधर जंप लगाकर सब कुछ सेट किया है? अब जरा इन कड़ियों में डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा फैसलों को जोड़िए। ग्रीनलैंड और वेनेजुला जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट से भरपूर जमीन पर कब्जे की नीति, ईरान में युद्ध छेड़कर चीन जैसी उभरती शक्ति की ईंधन की खुराक को रोक देना, कतर और ईरान के गैस फील्ड पर हमले जिससे हीलियम की सप्लाई पर ब्रेक यानी चिप बनाने की रफ्तार में कमी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ही वो पायलट बनना चाहते हैं जो इंसानियत को अपने हिसाब से नई टेक क्रांति यानी AI को चलाना चाहते हैं और फिर दूसरी दुनिया तक ले जाना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही वो तकनीक है जो नई दुनिया का निर्माण करने जा रही है। ये सबको दिख रहा है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इस तकनीक का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों में रखना चाहते हैं ताकि इंसानियत के भविष्य पर उनका ही कंट्रोल हो? जिस तरह के फैसले ट्रंप ने पिछले 10 सालों में लिए हैं और जिस तरह की चीजें उन्हें इतिहास के उन पन्नों से जोड़ती है जहां से विज्ञान और टेक ने उड़ान भरनी शुरू की थी, तो लगता यही है कि ट्रंप को सब कुछ पहले से पता है।
यह सब शुरू कैसे हुआ, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के परिवार में जाना होगा। डोनाल्ड जे ट्रंप के दादा जर्मनी से अमेरिका आए थे। जर्मनी में उनका नाम था फेडरिक ट्रंप, जो पैसे कमाने न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां नाई की दुकान खोली, फिर रियल एस्टेट के कारोबारी बने। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका में बसे जर्मन्स को टारगेट किए जाने लगा था, फेडरिक ट्रंप ने जर्मन टाइटल ट्रंप को बदलकर ट्रंप कर दिया ताकि नाम ज्यादा अमेरिकन लगे। वो पहले से अमीर नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप के दादा को जर्मनी ने ये कहकर निकाल दिया था कि वो फौज की ड्यूटी से बचने के लिए अमेरिका चले गए थे। बाद में उन्हें अमेरिका ही जाना पड़ा और वहां आश्चर्यजनक तरीके से एक नाई की छोटी सी दुकान चलाने वाले फेडरिक ट्रंप बने और एक बिजनेस टाइकून बन गए। लेकिन समय यात्रा का असली राज डोनाल्ड ट्रंप के चाचा डॉक्टर जॉन जॉर्ज ट्रंप की जिंदगी से मिलता है, जो MIT के वैज्ञानिक थे और जिनके जिम्मे दिया गया था वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की खोज का जिम्मा और इनसे जुड़े कागजों का, जो कि 80 बक्सों में था, लेकिन 20 बक्से गायब बताए गए थे। माना जाता है कि डॉक्टर ट्रंप को उन पेपर्स में समय यात्रा और एंटी ग्रेविटी का ब्लूप्रिंट मिल गया था। जनवरी 1943 में महान और रहस्यमयी खोजों के लिए जाने जाने वाले वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की एक होटल के कमरे में मौत हो गई थी। टेस्ला ने दावा किया था कि उन्होंने एक डेथ रे और वायरलेस बिजली का आविष्कार किया है। उनकी मौत के तुरंत बाद FBI ने उनका सारा सामान और खुफिया नोट्स जब्त कर लिए। उन पेपर्स की जांच करने के लिए सरकार ने MIT के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन जी ट्रंप को बुलाया। डॉक्टर ट्रंप ने अपने रिपोर्ट में सरकार से कहा कि टेस्ला के पेपर्स में कोई भी काम की या खतरनाक चीज नहीं है। एक बार फिर कड़ियों को जोड़िए। निकोला टेस्ला, जिनकी मौत के बाद उनके रिसर्च पेपर का एक बड़ा हिस्सा गायब है, जिसका शक डॉक्टर जॉन जॉर्ज ट्रंप पर जताया जाता है, अब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहे हैं एलॉन मस्क, जिनकी कार कंपनी है टेस्ला, जो निकोला टेस्ला को अपना आदर्श बताते हैं। वो ऐसी चीजें बना रहे हैं जो ग्रेविटी को चैलेंज करती हैं और निकोला टेस्ला के रिसर्च पेपर एंटी ग्रेविटी, वायरलेस बिजली और समय यात्रा से जुड़े बताए जाते हैं। क्या किसी ने निकोला टेस्ला के रिसर्च से जुड़े सिद्धांतों को डिकोड करके टाइम मशीन बना लेने में सफलता हासिल कर ली, या फिर उससे एक ऐसी तकनीक का इजाद कर लिया जिसका दुनिया में आगे चलकर एकाधिकार रहने वाला है? कहानियां बहुत हैं, लेकिन कुछ भी प्रमाणिक नहीं है। यह सब कुछ काल्पनिक है। डोनाल्ड ट्रंप एक टाइम ट्रैवलर है। निकोला टेस्ला के पेपर से एलॉन मस्क ने कुछ रहस्यमय गुप्त टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। ये गुजरते वक्त और घटनाओं को जोड़कर किए जा रहे सवाल हैं। जब इन सवालों के जवाब मुश्किल से पचते हैं तो खुद को कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहने वाले कड़ियों को जोड़कर कल्पना की एक ऐसी तस्वीर तैयार करते हैं जिससे आसानी से इन आश्चर्यजनक चीजों पर भरोसा किया जा सके। ट्रंप के टाइम ट्रैवलर होने की कहानी उतनी ही काल्पनिक लगती है जितनी कि टाइम ट्रैवल की कल्पना, जो हकीकत में अब तक तो सामने नहीं है। भविष्य का क्या पता।